नमस्कार। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति। आज हम भारत में हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हरित क्रांति वह शब्द है जो 1967-68 में प्रारंभ की गई नवीन कृषि रणनीति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आई वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह नवीन कृषि रणनीति एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में तैयार की गई थी, जिसमें उन्नत बीजों एवं आधुनिक कृषि आगतों का प्रयोग, सहकारी आधार पर साख विपणन सुविधाएं, समर्थन मूल्यों की एक प्रणाली तथा समुचित भंडारण इत्यादि शामिल है। इस रणनीति के माध्यम से किसानों के समक्ष इस बात का प्रदर्शन किया गया कि किस प्रकार उत्पादक भूमि में बिना वृद्धि किए उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में इसका जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से देखा जाता है। पहले हम सकारात्मक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। सकारात्मक प्रभाव। उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। उन्नत किस्म के बीजों का कार्यक्रम कुछ फसलों जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का के लिए अपनाया गया था। किसानों की आय में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, जिसका प्रभाव खास तौर पर ग्रामीण लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के उत्थान के रूप में हुआ। उद्योग पर प्रभाव। हरित क्रांति के कारण कृषि का यंत्रीकरण संभव हुआ, जिसके फलस्वरूप मशीनों तथा अन्य उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई। इसका सीधा प्रभाव इस प्रकार के उद्योग पर हुआ। दूसरी ओर किसानों के खरीदने की क्षमता वृद्धि के कारण अन्य प्रकार के औद्योगिक सामानों की मांग में वृद्धि हुई। इन कारणों से हरित क्रांति के बाद औद्योगिक विकास में कृषि का योगदान बढ़ गया। फसल सघनता में वृद्धि। उन्नत बीज, सिंचाई तथा यंत्रीकरण के कारण खेतों को एक से अधिक बार उपयोग में लाने में सहायता मिली, जिससे फसल सघनता तथा कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव है, इनको एक नज़र में देखते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं पर प्रभाव। नई कृषि युक्ति को 18,19,000 हेक्टेयर भूमि पर शुरू किया गया। धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ता गया, परंतु कुल कृषित क्षेत्र का लगभग 40% ही है। स्वाभाविक है कि नई कृषि युक्ति का लाभ केवल इसी क्षेत्र तक सीमित रहा। इसके अलावा कई वर्षों तक हरित क्रांति का प्रभाव केवल गेहूं का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तक सीमित रहा। इसलिए ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में को मिले जो गेहूं के थे, लेकिन इनमें उन्हीं क्षेत्रों को लाभ मिला जहां पानी की उचित व्यवस्था भी थी तथा अन्य साधन भी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र को कम रह जाता है। पर्यावरणीय क्षरण। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग में आई आकस्मिक वृद्धि के फलस्वरूप मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता को क्षति पहुंची है तथा जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। सिंचाई तथा बिजली जैसे आगतों की सस्ती आपूर्ति ने किसानों को अनावश्यक तौर पर अविवेकपूर्ण प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। जल के व्यर्थ उपयोग के परिणाम स्वरूप जल स्तर तेजी से घटा तथा पंजाब एवं हरियाणा के विस्तृत भागों में 3 से 5 मीटर तक नीचे चला गया। जल के दुरुपयोग के कारण जलाक्रांति, क्षारीयता, लवणता तथा गाद एकत्रण जैसी गंभीर समस्याएं पैदा भी हुई। पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा सामाजिक परिणाम। महिलाओं के कार्य समय में वृद्धि के रूप में सामने आया, जब ग्रामीण महिलाओं को ईंधन, लकड़ी तथा चारा एकत्रित करने तथा पानी भरने तथा खींचने में अधिक समय एवं श्रम करना पड़ता है। जैव विविधता को हानि। हरित क्रांति के माध्यम से परंपरागत बीजों की जगह उच्च उत्पादक बीज किस्मों को व्यापक पैमाने पर अपनाया गया। परंपरागत बीजों का जीन आधार विविधतापूर्ण था, जबकि नवीन बीजों का जीन काफ़ी संकुचित था। इस कारण उच्च उत्पादकता बीज किस्में
बीमारियां तथा पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति अभेद नहीं रह सकी। अनैच्छिक फसल प्रतिरोध। हरित क्रांति के अंतर्गत परिवर्तित की गई कृषि मूल्य नीति के कारण किसानों द्वारा त्वरित लाभ लेने वाले फसलों के प्रति अति उत्साह दिखाया गया। किसान दीर्घावधि लाभों के प्रति अनिच्छुक थे। इसके परिणाम स्वरूप बदले फसल प्रतिरूपों में बहुफसल या फसल विविधता के स्थान पर एकल फसल या फसल विशेषीकरण को महत्व दिए जाने लगा। दलहन जिसे पर्यावरणीय भिन्न फसलों को उपेक्षित किया गया। हरित क्रांति का अन्य जो नकारात्मक प्रभाव पड़े उनमें मुख्य है, हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों को ही हुआ, वह छोटे सीमांत किसान इस लाभ से वंचित हुए। फलस्वरूप सामाजिक तनाव बढ़ा। क्योंकि भारत का 70% भाग अभी भी कृषि के लिए वर्षा पर आधारित है, अतः कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव कायम है। हरित क्रांति के फलस्वरूप मोटे अनाजों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। उत्तर पश्चिमी भारत में हरित क्रांति की सफलता के जो मुख्य कारण हैं उनमें से कुछ कारण हैं, जैसे भूस्वामी द्वारा स्वयं कृषि करना, चकबंदी तथा अन्य भूमि सुधार, ग्राम संचार की सुविधा, संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे सिंचाई, विद्युत विपणन की सुविधा, एक गत्यात्मक कृषि विश्वविद्यालय, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा, बाढ़ का भय नहीं होना, आसमान साफ रहना आदि। हरित क्रांति 2 चरणों में स्टार्ट की गई थी। दूसरे चरण 7वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान हरित क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई। इसके लिए 14 राज्यों के 169 जिलों का चयन किया गया। इन राज्यों का चुनाव सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया। दूसरे चरण में से के निम्नलिखित सारांश हम देखने को मिले। चावल तथा मोटे अनाजों के क्षेत्रफल व उत्पादकता में वृद्धि लाना, दलहन तथा खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना, प्रादेशिक असमानता को कम करना, शुष्क खेती को बढ़ावा देना, जैव उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाना, सिंचाई एवं जल प्रबंधन में सुधार करना आदि मुख्य बिंदुओं के साथ दूसरे चरण का हरित क्रांति के लिए विस्तार किया गया। धन्यवाद।